नमस्कार। आज हमारे सामने ना पंडित अजय चक्रवर्ती जी की गायन अभ्यास पद्धति पर कुछ नोट्स हैं। हाँ, अजय चक्रवर्ती जी, उनकी पद्धति तो काफी जानी मानी है। बिल्कुल। तो हम सोच रहे थे कि इन नोट्स की थोड़ी गहराई में उतरे, समझें कि वो क्या तकनीक सिखाते हैं, उसके पीछे की सोच क्या है और रोज के रियाज का क्या तरीका है। हाँ, ये देखना दिलचस्प होगा। ये सिर्फ नोट्स नहीं है, ये उनके दर्शन की झलक है। वही तो, ये सुरों के जरिए अनुशासन और आत्मा को साधने का एक रास्ता दिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इन पन्नों में क्या है। जरूर। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक बात करते हैं, सुरों को पक्का करना। नोट्स में इसे सुर स्थिर करने का अभ्यास कहा है। हाँ, फाउंडेशन। हाँ, इसमें कुछ शुरुआती पैटर्न्स दिए हैं, जैसे सा रे ग म प ग म प ध म प ध नि प ध नि सा। हाँ, ये तो स्टैंडर्ड अलंकार है। और फिर इसका उल्टा भी है, सा नी ध प म ग वगैरह वगैरह। ये अलंकार तो खैर हर कोई करता है जो संगीत सीखता है। इसमें क्या खास है? हाँ, पैटर्न तो बुनियादी ही लगते हैं ना। हाँ। लेकिन जो जोर दिया गया है वो है इन्हें साधने के तरीके पर। अच्छा, कैसे? नोट्स कहते हैं कि ये अभ्यास बहुत धीमी गति से करना है, लगभग 40 बीट्स प्रति मिनट। 40 BPM। अरे ये तो बहुत ही धीमा हुआ, मतलब हर सुर पर करीब 1.5 सेकंड रुकना। हाँ, बिल्कुल। सोचिए जरा, इसका मकसद सिर्फ ये नहीं कि सुर लग जाए, मकसद है हर स्वर के ठहराव को, उसकी शुद्धता को गहराई से महसूस करना। 1.5 सेकंड हर सुर पर, ये तो मतलब धैर्य की परीक्षा है। मैंने देखा है अक्सर सीखने वाले जल्दी जल्दी पैटर्न गाने लगते हैं। हाँ, वो आम बात है। लेकिन इस धीमी गति का खास मकसद है सिर्फ स्थिरता नहीं। तो फिर क्या? स्थिरता तो है ही, पर उससे भी ज्यादा है सुर को ठीक से सुनना और उसे आत्मसात करना। सुनना। अच्छा। बिल्कुल। जब आप इतनी धीमी गति से गाते हैं तो ध्यान बाहरी दिखावे से हट जाता है, वो अंदरूनी सुनने पर जाता है। हाँ। आप तानपुरे का सा और पा सिर्फ सुनते नहीं हैं, आप अपने गाए जा रहे हर सुर के साथ उसके रिश्ते को महसूस करते हैं। क्या आपका रे तानपुरे के सा के साथ सही लग रहा है? क्या ग ठीक जगह पर है? अच्छा, ये बारीकियां धीमी गति में ही पकड़ में आती होंगी। बिल्कुल। ये धीमी गति आपको हर सुर का जो चरित्र है, उसका वजन है, उसे समझने का वक्त देती है। ये असल में कान तैयार करने की प्रक्रिया है, जिसे एयर ट्रेनिंग कहते हैं। हाँ, एयर ट्रेनिंग। जल्दबाजी में ये मुमकिन ही नहीं है। समझ गए। तो ये सिर्फ गले की कसरत नहीं हुई, ये तो कान और ध्यान दोनों की साधना है। हाँ, बहुत हद तक। अच्छा, अब उस पॉइंट पर आते हैं जो मुझे इन नोट्स में सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा। पंडित जी का एक कथन है, सिर्फ सुर सही लगाना संगीत नहीं है, सुर में भाव और आत्मा डालना जरूरी है। ये बहुत गहरी बात है। हाँ, ये बात तो हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन क्या नोट्स इस भाव को लाने का कोई ठोस तरीका भी बताते हैं, या ये सिर्फ एक फिलोसॉफिकल बात है? नहीं, ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, इसे अभ्यास में कैसे उतारना है उसका तरीका भी बताया है। और यही तो इस पद्धति की खूबसूरती है। अरे वाह, क्या तरीका है? नोट्स में सुझाव है कि हर अलंकार को कम से कम 3 अलग-अलग तरीकों से गाना है। 3 तरीकों से एक ही अलंकार को? हाँ, पहला है सादा स्वर, मतलब बिना किसी लाग लपेट के एकदम सपाट स्थिर आवाज में। ठीक है, प्लेन। दूसरा है भाव के साथ, इसमें सुरों को सीधे सीधे नहीं गाना है, हल्की मींड लगानी है। मींड मतलब सुरों को जोड़ना, फिसलते हुए। हाँ, सुरों को बिना तोड़े फिसलते हुए जोड़ना, और थोड़ी अभिव्यक्ति मतलब आवाज के उतार चढ़ाव, वजन का इस्तेमाल करना है। अच्छा, और तीसरा? और तीसरा तरीका है तान के रूप में, यानी उन्हीं सुरों को तेज गति में गाना है, लेकिन स्पष्टता के साथ। एक ही पैटर्न के 3 रूप, सादा, भावपूर्ण और तेज। वाह, ये तो काफी मतलब डिटेल्ड प्रोसेस है। हाँ, अच्छा सवाल है। देखिए, सादा स्वर से क्या होता है, आवाज में बुनियादी स्थिरता आती है, कंट्रोल आता है। तान वाले रूप से गति आती है, फुर्ती आती है आवाज में, और हर सुर की क्लैरिटी बढ़ती है। ठीक है। अब आते हैं भाव पर। जब आप जानबूझकर मींड का इस्तेमाल करते हैं या आवाज के वजन को बदलते हैं, तो आप सुरों के बीच की जो खाली जगह है उसे भरते हैं, उन्हें एक दूसरे से जोड़ते हैं। अच्छा। ये तकनीकी अभ्यास असल में सिखाता है कि सुरों को सिर्फ अलग-अलग डॉट्स की तरह नहीं देखना है, उन्हें एक बहती हुई नदी की तरह कैसे पेश करना है। फ्लो। हाँ, भाव कोई ऐसा स्विच नहीं है जिसे आप ऑन या ऑफ कर दें,
लेकिन ये तकनीकें उस भाव को बाहर लाने का जरिया बनती है, माध्यम बनती हैं। बिल्कुल। ये आवाज को सिर्फ सही नहीं बनाती बल्कि जिंदा बनाती है। ये अभ्यास गायक को एक तरह से मजबूर करता है कि वो हर सुर के इमोशनल पहलू पर भी ध्यान दे, सिर्फ उसकी पिच पर नहीं। अच्छा, तो तकनीक के जरिए भावना तक पहुंचना, ये तो बड़ा दिलचस्प है। हाँ, ये कुछ ऐसा हुआ जैसे किसी पेंटर को सिर्फ रंग पहचानना नहीं बल्कि उन्हें मिलाकर शेड्स बनाना सिखाना। बिल्कुल सही मिसाल दी आपने। और वो जो आत्मा डालने की बात थी, क्या वो भी इसी भाव से जुड़ती है? हाँ, काफी हद तक। जब गायक सिर्फ टेक्निकली करेक्ट गाने से आगे बढ़ता है ना, सुरों में जान डालने लगता है, अपनी समझ, अपनी फीलिंग को उसमें मिलाता है, तब वो आत्मा या कह लें ऑथेंटिसिटी वो झलकने लगती है। ये तीनों तरह के अभ्यास, सादा, भावतान, ये गायक को एक बड़ा कैनवस देते हैं। वो सीखते हैं कि अरे एक ही सुर समूह को कितनी तरह से पेश किया जा सकता है। अच्छा, इससे उनकी गायकी सिर्फ नकल नहीं लेती, उसमें उनका अपनापन, उनकी अपनी समझ झलकती है। शायद यही है आत्मा डालने का मतलब, अपनी छाप छोड़ना। ये तो आवाज को मतलब बहुरंगी बनाने की प्रक्रिया हुई। हाँ, कह सकते हैं। अब नोट्स में एक बड़े अनुशासित डेली रूटीन का भी जिक्र है। हाँ, वो तो बहुत जरूरी है सर। सुबह 4:30 से 6 बजे मंद्र सप्तक यानी नीचे के सुरों में अलंकार और ओंकार का अभ्यास। ब्रह्म मुहूर्त। फिर सुबह 10 से 11 बजे मीडियम स्पीड में अलंकार और मींड का अभ्यास। और शाम 6 से 7 बजे राग बेस्ड अलंकार और तान का अभ्यास। ये तो मतलब किसी तपस्वी जैसा अनुशासन लगता है। हाँ, अनुशासन तो है और शायद यही कामयाबी की कुंजी भी है। देखिए, इस स्ट्रक्चर के पीछे एक गहरी सोच है। क्या? सुबह का वक्त जब दुनिया शांत होती है, आवाज भी फ्रेश होती है, उसको रखा गया है सबसे नीचे के सुरों के लिए, मंद्र सप्तक के लिए और ओंकार के ध्यान के लिए। ओंकार, ओम का जाप। हाँ, ओम का लंबा स्थिर उच्चारण ये आवाज को खोलने में, उसे गहरा करने में और मन को शांत करने में मदद करता है। ये वार्म अप और सेंटरिंग का टाइम है। अच्छा, और फिर सुबह 10 बजे वाला सेशन, उसमें मीडियम लय और मींड पर जोर क्यों? देखिए, दिन का यह वक्त शायद वो होता है जब आवाज पूरी तरह खुल चुकी होती है, शरीर में भी एनर्जी होती है। हाँ, ये बात तो है। तो मीडियम लय जो है वो टेक्निकल बारीकियों पर काम करने के लिए आइडियल है, न बहुत धीमा न बहुत तेज। मींड जैसे जो अलंकरण है उन पर कंट्रोल पाने के लिए इस लय में अभ्यास बहुत जरूरी है। तो यहाँ फोकस आवाज की पॉलिशिंग पर है। हाँ, पॉलिशिंग और रिफाइनमेंट, सुरों के बीच का जो जोड़ है उसे स्मूथ बनाना। और शाम का सेशन वो राग और तान पर क्यों फोकस्ड है? शाम का समय अक्सर क्रिएटिविटी से जुड़ा होता है ना। दिन भर के अभ्यास से आवाज और तकनीक तैयार हो चुकी है। हाँ, अब वक्त है उसे राग के फ्रेमवर्क में इस्तेमाल करने का। राग आधारित अलंकार गाने से राग की समझ पक्की होती है और तान का अभ्यास जो ज्यादातर तेज गति में होता है वो आवाज की तैयारी, स्पीड और इमेजिनेशन को टेस्ट करता है। तो ये एक पूरी प्रोसेस है, पहले आवाज जगाना, फिर तकनीक संवारना और आखिर में रचनात्मक इस्तेमाल। बिल्कुल, एक क्रमिक प्रक्रिया है, स्टेप बाय स्टेप। ये वाकई बहुत सोचा समझा प्रोग्राम है, लेकिन इसको निभाना ये तो पूरी जीवन शैली बदलने जैसा है। बहुत समर्पण चाहिए इसके लिए। निश्चित रूप से। ये सिर्फ हॉबी के तौर पर गाने वालों के लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो संगीत को साधना मानते हैं। ये दिखाता है कि मास्टरी हासिल करने के लिए सिर्फ टैलेंट काफी नहीं है, नियमित, अनुशासित और सही दिशा में मेहनत सबसे जरूरी है। इसी मेहनत से जुड़ा एक और सवाल है, नोट्स में कुछ खास रागात्मक अलंकार पैटर्न भी दिए हैं। हाँ, कुछ खास पैटर्न्स का जिक्र है, जैसे सारे गमा गरे सा, रे गमा पा मगरे, और एक पैटर्न है जिसमें सुर कूदते हैं, जैसे सा म रे प ग धा म नी सा। हाँ, जंपिंग पैटर्न्स। और इन्हें तीनों सप्तकों मंद्र, मध्य और तार में गाने को कहा गया है। ये नॉर्मल अलंकारों से कैसे अलग है और इनका क्या खास मकसद हो सकता है? देखिए, ये सामान्य सीधे साधे अलंकारों से एक स्टेप आगे हैं। अच्छा। रागात्मक अलंकार जो होते हैं वो अक्सर किसी खास राग के चलन से, मतलब उसके खास सुर मूवमेंट से प्रेरित होते हैं। अच्छा, जैसे राग की पहचान होती है जिन मूवमेंट्स से। हाँ, जैसे सा रे गा म ग रे सा में ग पर वापस आना, ये कुछ रागों की प्रकृति हो सकती है। तो इनके अभ्यास से उन रागों को गाने में आसानी होती है। गले में वो खास हरकतें बैठ जाती हैं जो राग का रूप बनाने के लिए जरूरी है। और ये कूदने वाले पैटर्न जैसे सा मा रे प, ये तो सीधी लाइन तोड़ने जैसा है। बिल्कुल। हा? ये पैटर्न आवाज में लोच और क्या कहते हैं, एजिलिटी लाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। लचीलापन। हाँ, हाँ। लचीलापन। हाँ। संगीत सिर्फ सीधी लाइन में नहीं चलता ना। हाँ।
उसमें अचानक मोड़ आते हैं, छलांगे होती हैं, ठहराव होते हैं। सा से सीधे म पर जाना, फिर रे पर उतरना, फिर प पर कूदना, ये अभ्यास गले को ऐसी चुनौतियों के लिए तैयार करते हैं ताकि आवाज ज्यादा फ्लेक्सिबल और एक्सप्रेसिव बने। एग्जैक्टली। और तीनों सप्तकों में अभ्यास का क्या महत्व है? क्या सिर्फ मध्य सप्तक में गाने से काम नहीं चलता? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक गाय की रेंज सिर्फ मध्य सप्तक तक तो नहीं होती ना। सही बात है। मंद्र सप्तक यानी नीचे के सुर आवाज को गहराई देते हैं, वजन देते हैं, और तार सप्तक यानी ऊपर के सुर उनमें चमक और एनर्जी लाते हैं। अगर आप सिर्फ मध्य सप्तक में ही रियाज करेंगे तो आपकी आवाज का फैलाव सीमित रह जाएगा और नीचे या ऊपर के सुर लगाते समय आवाज की जो क्वालिटी है, टोन है, वो बदल सकती है। हाँ, ये होता है अक्सर। तीनों सप्तकों में बराबर अभ्यास करने से पूरी रेंज में आवाज एक जैसी रहती है। संतुलित और कंट्रोल्ड, ये आवाज के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। समझ गए। तो हर पैटर्न, हर सप्तक का अभ्यास, ये सब एक बड़े लक्ष्य का हिस्सा है, एक संतुलित, लचीली और भावपूर्ण आवाज बनाना। बिल्कुल। अब नोट्स के आखिर में कुछ बहुत ही ठोस प्रैक्टिकल सुझाव दिए गए हैं। हाँ, कुछ की टेकअवेज जैसे पहला, रोज कम से कम 45 मिनट बिना रुके अलंकार अभ्यास करें। दूसरा, सा और पा स्वरों को हमेशा स्थिर रखने की कोशिश करें। सा और पा बेस नोट्स। तीसरा, गाने से पहले स्वर को महसूस करें, फिर गाएं। और चौथा, रियाज के समय तन, मन और श्वास को एक सुर में रखें। ये तो सूत्र वाक्य जैसे लगते हैं। ये सूत्र वाक्य ही है और इनमें पूरी पद्धति का सार है, निचोड़ है। कैसे? जैसे पहला है 45 मिनट बिना रुके अभ्यास। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है निरंतरता, स्टेमिना बनाना, फोकस बनाना। संगीत मैराथन जैसा है, 100 मीटर रेस जैसा नहीं। सही। लगातार अभ्यास से ही आपकी वोकल कॉर्ड्स और आपका दिमाग अभ्यस्त होते हैं। और सा और पा की स्थिरता पर इतना जोर क्यों? ये तो अचल स्वर माने जाते हैं, है ना? माने तो जाते हैं, लेकिन इन्हें साधना पड़ता है। तानपुरे में यही 2 स्वर तो बेस का काम करते हैं। अगर गायक का अपना सा और पा ही पक्का नहीं है, हिला हुआ है, तो बाकी सारे स्वर अपनी जगह से हिले हुए लगेंगे। अच्छा, जैसे इमारत की नींव। बिल्कुल वही बात। सा और पा की स्थिरता ही बाकी स्वरों की शुद्धता का आधार है, इसलिए इन पर मास्टरी सबसे जरूरी है। ठीक है। अब तीसरा सुझाव, गाने से पहले स्वर को महसूस करें। इसका क्या मतलब है? क्या ये वो है जिसे इंटरनल लिसनिंग कहते हैं? हाँ, ये वही है, इंटरनल हियरिंग और मेंटल प्रिपरेशन। कैसे करते हैं ये? मतलब ये है कि आप आंखें बंद करके गाने से ठीक पहले अपने मन में उस सुर की एकदम सटीक पिच और उसके भाव को सुने या महसूस करें। फिर जब आप गाएं तो आपका लक्ष्य हो उस अंदरूनी आवाज से मैच करना। अच्छा। ये अभ्यास आपको अंदाजे पर गाने से रोकता है और सुर पर आपकी पकड़ को, मतलब अविश्वसनीय रूप से मजबूत करता है। ये दिखाता है कि गाना सिर्फ आवाज निकालना नहीं है, ये एक दिमागी और सुनने की प्रक्रिया भी है। हाँ बिल्कुल, मेंटल और ऑरल प्रोसेस। और आखिरी लेकिन शायद सबसे गहरा सुझाव, तन मन श्वास एक सुर में हो। ये तो योग या ध्यान जैसा फलसफा लगता है। संगीत अभ्यास में इसका क्या काम? ये शायद सबसे महत्वपूर्ण बात है। तन यानी आपका शरीर, आपका पोस्चर। अगर आप झुके हुए हैं या टेंशन में हैं तो आवाज खुलकर कैसे निकलेगी? सही बात है। मन यानी आपकी एकाग्रता। अगर दिमाग कहीं और घूम रहा है तो रियाज बस मैकेनिकल हो जाएगा, उसमें गहराई नहीं आएगी। और श्वास यानी आपकी सांस। सांस ही तो आवाज का फ्यूल है। सही ब्रीदिंग कंट्रोल के बिना न सुर टिकेगा न भाव आएगा। हाँ, सांस तो बहुत जरूरी है। तो जब ये तीनों, शरीर, मन और सांस, एक लय में होते हैं, एक ही उद्देश्य के साथ काम करते हैं, तभी सक्का संगीत निकलता है। वाह! ये अभ्यास को सिर्फ एक फिजिकल या मेंटल कसरत नहीं बनाता, बल्कि एक होलिस्टिक, एक ध्यानपूर्ण अनुभव